Hello everyone, welcome to 11th Commerce OC lecture. We are in forms of business organization part 2 and already we have completed with sole trading concern, partnership firm, joint Hindu family firm, cooperative society. Today we are going to start with one of the important aspect in organization of commerce, and that is joint stock company. So let's understand what is joint stock company. On page number 87, 76, page number 76. We will start with the introduction of joint stock company. So what is given in the introduction? You must have heard about Reliance Industries Limited, Tata Steel Limited, Steel Authority of India Limited, Maruti Udyog Limited, etc. Who are the owners of such large organization? ये यहाँ पर एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन का ओनर कौन होगा? Such organizations are spread all over the world. ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में स्प्रेड हैं, है ना? How are they formed and managed? उनको बनाया कैसे जाता है और मैनेज कौन करता है? Let us learn about this organization. After industrial revolution, किसकी बात करें हम लोग? औद्योगिक क्रांति की। यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति आई और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल बढ़ने लगा, मशीनरीज का, रोबोट्स का इस्तेमाल बढ़ने लगा, मास प्रोडक्शन होने लगा और मास प्रोडक्शन की वजह से मास डिस्ट्रीब्यूशन की भी जरूरत पड़ने लगी। तो ऐसे केस में देयर वेर अ ड्रास्टिक चेंज इन द ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस. In this period, a new form was introduced, which is named as joint stock company. तो एक नया फॉर्म का इजाद हुआ और जिसे कहते हैं joint stock company. It required more capital and other resources than sole trading concern or partnership firm. तो यहाँ पर joint stock company को अगर हम समझना चाहें तो हमें बहुत ही बेसिक लेवल पे आकर के देखना होगा. Let me give you an example. Let's check. Suppose there are some persons. ठीक है, यहाँ पर कुछ पर्सन है. इसमें से किसी एक पर्सन के दिमाग में आइडिया जनरेट हुआ. क्या जनरेट हुआ? आइडिया. उसके दिमाग की बत्ती जली. अच्छा, उसने सोचा क्यों ना एक कंपनी बनाई जाए जो कोई प्रोडक्ट सेल करती हो. फॉर एग्जाम्पल, उसको ऐसा लगता है कि अगर हम एक टूथपेस्ट बनाएं, अगर हम एक टूथपेस्ट बनाएं तो उसका मार्केट में बहुत अच्छा सेल होगा. फॉर एग्जाम्पल सेंसोडाइन. ठीक है, और इस पर्सन ने वो आइडिया अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर किया कि क्या हम लोग ऐसे एक चीज बना सकते हैं और उसको मास लेवल पे सेल कर सकते हैं. तो इनको जो बिजनेस करना था वो मास लेवल पे करना था, बड़े लेवल पे करना था. सो इनका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लूंगा. से उन्हें चाहिए 10 लाख रुपीस. हाउ मच दे नीड 10 लाख रुपीस. अभी 10 लाख रुपीस ये सब मिला करके नहीं दे सकते, ऐसा हम एज्यूम करते हैं, है ना. मैं बड़ा एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ. 100 करोड़ 200 करोड़ आपको समझ में आए इसके लिए मैंने 10 लाख रुपीस लिया. ठीक है, तो इन सब ने क्या सोचा कि वी विल डू वन थिंग, हम एक कंपनी फॉर्म करते हैं.
क्या बनाएंगे? कंपनी। सो वी विल फॉर्म अ पर्टिकुलर कंपनी। जो कंपनी क्या काम करेगी? टूथपेस्ट बना करके सेल करने का। सो दिस इज दोबारा टूथपेस्ट लिमिटेड। हमने इसका नाम दिया दोबारा टूथपेस्ट लिमिटेड। ठीक है। अब ये जो लोग इस बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, ये बिजनेस को इन्होंने क्या किया? स्टार्ट करने का सोचा, आइडिया लगाया। ये आइडिया इनका था। ठीक है ना? तो इन लोगों को क्या कहा जाएगा? इन लोगों को कहा जाएगा प्रमोटर। व्हाट विल वी विल कॉल देम? वी विल कॉल देम एज प्रमोटर, क्योंकि इन्होंने इस बिजनेस के आइडिया को प्रमोट किया है। प्रमोटर। ठीक है। तो ये प्रमोटर ने ये बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यहां पर ये आइडिया जनरेट किया, और अब वो पब्लिक से अपील करेंगे। किससे अपील करेंगे? पब्लिक से। तो हम यहां पर कंसीडर करते हैं कि वी हैव n नंबर ऑफ पीपल ओवर हियर। ठीक है। ये हमारे लिए पब्लिक है। किसी किसी को पोलियो हुआ है, नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये जो पर्टिकुलर पब्लिक हमारे सामने है, इनसे अपील की जाएगी। देखो कितनी सारी पब्लिक है ना? सो दीज आर ऑल जनरल पब्लिक। अब इनसे अपील किया जाएगा कि आप हमारी कंपनी में पैसा लगाएं। कितना पैसा लगाएं? तो यहाँ पर हमने उनको एक ऑप्शन दे दिया कि वी वांट टू कलेक्ट 10 लाख रुपीज। तो हम ऐसा करते हैं, हम शेयर इशू करते हैं। क्या इशू करते हैं? शेयर। हम ऐसे 1 लाख शेयर बनाएंगे। कितने बनाएंगे? 1 लाख, जिनका कीमत 10 रुपीज पर शेयर होगा। मतलब एक शेयर आपको कितने में मिलेगा? 10 रुपीज में मिलेगा। तो सपोज ये वाले जो भाई साहब हैं, इन्होंने बोला कि हमको 100 शेयर चाहिए। तो इनको कितने पैसे देने पड़ेंगे? 100 × 10, मतलब कितना देंगे वो? 1000 रुपीज। ठीक है। ये वाले भाई साहब है, उसने बोला नहीं मेरे को 50 शेयर चाहिए, तो उसको 50 के हिसाब से × 10 कितना देना पड़ेगा? 500 रुपीज। ये वाले जो भाई साहब है, इन्होंने बोला मुझे 1000 शेयर चाहिए, तो इनको 10 रुपीज के हिसाब से कितना देना पड़ेगा? 10,000 रुपीज। तो जिसका जैसा कैपेसिटी, कोई 20,000 लगाना चाहेगा, कोई 50,000 लगाना चाहेगा, कोई 1 लाख रुपीज लगाना चाहेगा, कोई 100 रुपए लगाना चाहेगा, डिपेंड। ठीक है। तो इन सबका पैसा किस में जाएगा? कंपनी में। और कंपनी के पास कितना अमाउंट कलेक्ट हो जाएगा? 10 लाख रुपीज। अब इन सबका पैसा आ गया। अब कंपनी को मैनेज कौन करेगा? कंपनी को मैनेज करने के लिए ये जितने भी लोग हैं जो इन्वेस्टर हैं, इन्हें हम कहेंगे शेयर होल्डर। क्या कहेंगे? शेयर होल्डर। ठीक है। तो ये शेयर होल्डर मिलके अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं। वो इलेक्ट करेंगे कि हमको कौन रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसे 7 से 8 लोग या 10 लोग जिनको भी वो इलेक्ट करते हैं, उनका एक ग्रुप बनेगा जिसे बोला जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या बोला जाएगा?
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर में से भी कोई हो सकता है या बाहर का भी कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई प्रोफेशनल हो सकता है। अभी आज की तारीख में ज्यादातर तो सब जो प्रोफेशनल्स होते हैं वही होते हैं, या जो प्रमोटर होते हैं, है ना, वही बन जाते हैं। तो इसमें से जो मेन जिसने आइडिया दिया है वो बन जाता है एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, और बाकी लोग क्या बन जाएंगे, डायरेक्टर। तो इस तरीके से जो मैनेजमेंट है वो किसके हाथ में आ जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में। ये जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो क्या करते हैं, कंपनी को चलाते हैं, मैनेज करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाते हैं। और इसके जो ओनर्स हैं वो कौन है, वो है शेयर होल्डर। दीज आर दी शेयर होल्डर। ये शेयर होल्डर कौन है, ओनर्स। ठीक है, तो ओनरशिप अलग हो गया और मैनेजमेंट अलग हो गया। सो मैनेजमेंट इज इन द हैंड्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मैनेजमेंट इज इन द हैंड ऑफ board of director and ownership is in the hand of shareholders. तो अब तक क्या होता था, आप सोल ट्रेडिंग कंसर्न देखेंगे तो ओनर भी सोल ट्रेडर, मैनेजर भी सोल ट्रेडर। पार्टनरशिप फॉर्म में ओनर भी पार्टनर्स, मैनेजर भी पार्टनर। कोऑपरेटिव सोसाइटी में ओनर भी मेंबर, है ना, और जो मैनेजिंग कमिटी है वो पूरा मैनेज करती थी। तो यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, मैनेजर, वो जो पूरे बिजनेस को मैनेज करेंगे। और यहाँ पर ओनर कौन है, शेयर होल्डर। सो इस तरीके से एक बहुत बड़ी जायंट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो गई। यहाँ पर जो मैंने आपको 10 लाख रुपीस का एक स्मॉल सा अमाउंट बताया, इन रियलिटी आज के तारीख में 2000 करोड़, 5000 करोड़, करोड़ ऑफ रुपीज में, है ना, ये अमाउंट लिया जाता है और एक जायंट ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया जाता है, जिसे हम कहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, इसके क्या फीचर्स है, इंपॉर्टेंस है, वो हम लोग आज के चैप्टर में देखने वाले हैं। सो लेट्स चेक द मीनिंग। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन। सबसे पहली बात यहाँ पर क्या हो गया, इट्स अ वॉलेंटरी एसोसिएशन। वॉलेंटरी एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय वॉलेंटरी एसोसिएशन? दैट मीन्स एनी पर्सन फ्रॉम एनी कास्ट, एनी रिलीजन कैन कम एंड ज्वाइन द कंपनी, टेक द मेंबरशिप। कैसे, उसको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है ना, उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और जब चाहे तब वो जा भी सकता है, अपने शेयर बेचे और कंपनी छोड़कर जाना है तो जा सकता है। दे कैरी ऑन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस विच इज एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो लॉ के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया एक पर्टिकुलर ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस वो क्या करते हैं, कैरी करते हैं। द टोटल कैपिटल ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज नोन शेयर कैपिटल। तो जो टोटल पैसा अभी हमने एग्जांपल में देखा 10 लाख रुपीस जो हमने कलेक्ट किया, वो हमारी कंपनी का क्या कहलाएगा, शेयर कैपिटल। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड शेयर। तो यहां पर जब हम टोटल कैपिटल की बात कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं शेयर कैपिटल, जब उसको डिवाइड करते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया, वी हैव 10 लाख रुपीज ऑफ शेयर कैपिटल, जिससे हम क्या कहेंगे, शेयर कैपिटल। अच्छा, ये शेयर कैपिटल कलेक्ट करना है तो मैं मार्केट में क्या करूंगा, 1 लाख शेयर इशू करूंगा, 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है ना, तो जिसका एक एक शेयर 10 रुपए का है ना, ये जो शेयर की हम बात कर रहे हैं, एक शेयर अगर आप उसको सब डिवाइड कर दो तो उस पर्टिकुलर एक यूनिट को हम क्या बोलेंगे, शेयर, जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता। मतलब 10 रुपए से कोई छोटा यूनिट नहीं है, दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, उसको हम क्या बोलेंगे, शेयर। और इसका जो टोटल फिगर है दैट इज 10 लाख रुपीज, इसको हम क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल। गेटिंग इट? एवरी मेंबर होल्ड्स सम शेयर। हर एक जो मेंबर है उसके पास कुछ ना कुछ शेयर होते हैं, उसने परचेस किए होते हैं। दिस मेंबर्स आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स। इन्हें क्या कहते हैं, शेयर होल्डर कहते हैं। In India, every joint stock company is registered as per the Companies Act 2013.
या उसका जो प्रीवियस लॉ है ना, कंपनीज एक्ट 2013 या उसके पहले जो लॉ था इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 या उसके पहले भी जो एक्ट था उसके तहत कंपनीज का रजिस्ट्रेशन हुआ है, ऐसी कंपनी को हम बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो करंटली कंपनीज एक्ट 2013 उन्हें गवर्न करता है, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनीज एक्ट देगा वो कंपनीज को फॉलो करना पड़ता है। ओके, सो डेफिनेशन हम यहां पर देखते हैं, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन। तो अगेन ये रिपीट कर रहे हैं इन द डेफिनेशन, ये एक वॉलेंटरी एसोसिएशन, किसका एसोसिएशन? ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट हैविंग कैपिटल। देखो फिर क्या बता दिया, फॉर प्रॉफिट, मतलब ये प्रॉफिट करने के लिए, चैरिटी करने के लिए नहीं है। हैविंग कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर, इसका जो कैपिटल है वो ट्रांसफरेबल शेयर्स में डिवाइडेड है, मतलब आप जब चाहे तब उसको बेच भी सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, ऐसे शेयर्स में डिवाइडेड है। द ओनरशिप ऑफ विच इज द कंडीशन ऑफ मेंबरशिप, अगर आपको उसका ओनर बनना है तो आपको उसका मेंबर बनना पड़ेगा। किसकी बात करें? जॉइंट स्टॉक कंपनी की। तो ये जो डेफिनेशन है दिया गया है एल.एच. हेनी के द्वारा, हमें भी इसको बाय हार्ट करना है। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स of for profit having capital divided into transferable share, the ownership of which is the condition on membership। ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन हमारे पास जस्टिस मार्शल के द्वारा दिया गया है, जो चीफ जस्टिस रह चुके हैं। अ कंपनी इज अ पर्सन, कंपनी को देखिए क्या बताया गया, पर्सन। कौन सा पर्सन? आर्टिफिशियल, इनविजिबल, इंटेंजिबल एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आइज ऑफ लॉ। कितना सटीक डेफिनेशन यहां पर बताया गया, देखिए। अ कंपनी इज अ पर्सन, वो एक ऐसा पर्सन है जो आर्टिफिशियल है, जो इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, मतलब आपको दिखाई देगा नहीं, एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आइज ऑफ लॉ, जो सिर्फ कानून की नजर में एक पर्सन है। ठीक है। बीइंग अ मोर क्रिएचर of law, it possesses only those properties which the charter of its creator confers upon it। मतलब इसके जो चार्टर है, जिन्होंने इसको स्टार्ट किया है और इसको जो दिया है, वो प्रॉपर्टी ये ले सकता है, ईदर एक्सप्रेसली और एज इंसिडेंटल टू इट्स वेरी एग्जिस्टेंस, मतलब या तो एक्सप्रेसली बताया गया है या उससे वो जुड़ा हुआ है जब से इसका एग्जिस्टेंस आया है। ठीक है। Number 3, according to the Companies Act 2013, Section 2, Clause 20 of the term company to mean a company incorporated under the Companies Act 2013। कंपनी का मतलब होता है जो Companies Act 2013 के अंडर में रजिस्टर हुआ है या किसी प्रीवियस लॉ के अंडर में रजिस्टर किया गया है, उसे हम क्या कहेंगे? कंपनी कहेंगे। सो ये तीन डेफिनेशन हमारे सामने है और सबसे जो बेटर डेफिनेशन है वो एल.एच. हनी का है, जो हमें बाय हार्ट करना है। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी is a voluntary association of individuals for profit having capital divided into transferable share, the ownership of which is the condition of membership। Okay, so let us check the features of joint stock company one by one। So first feature of this particular organization is voluntary association, what we have already read in definition part। ठीक है। So what is voluntary association? Person of any caste, religion can become the member of a joint stock company। तो joint stock company का member कोई भी caste का, कोई भी religion का, कैसा भी person बन सकता है member। ठीक है। There is no restriction रिगार्डिंग नंबर ऑफ शेयर परचेस्ड बाय वन पर्सन। आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको 10 परचेस करना है, 20 परचेस करना है, 100 परचेस करना है, कितना परचेस करना है, यू कैन परचेस इट, इट डिपेंड अपॉन यू। आफ्टर द डेथ, शेयर्स ऑफ एनी शेयर होल्डर आर ट्रांसफर्ड टू हिज नॉमिनीज। अगर शेयर होल्डर का डेथ हो गया तो उसका जो शेयर था वो उसके नॉमिनी को, वारिसदार को, एग्जीक्यूटर को, सक्सेसर को दे दिया जाएगा। There is no restriction on transfer of share। तो जब हम इक्विटी शेयर की बात करते हैं, उसके ट्रांजैक्शन पे, उसके ट्रांसफर पे कोई रोक नहीं लगाई गई है। यू कैन फ्रीली ट्रांसफरेबल, सॉरी, यू कैन फ्रीली ट्रांसफर द इक्विटी शेयर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन
नहीं है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज वॉलंटरी एसोसिएशन। नंबर 2, रजिस्ट्रेशन। क्या जॉइंट स्टॉक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? आंसर इज यस। रजिस्ट्रेशन से ही जॉइंट स्टॉक कंपनी एमर्ज होता है, अदरवाइज उसका बर्थ ही नहीं होगा। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो बर्थ है, इट इज विद द हेल्प ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। जब तक कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तब तक वो कंपनी बनी ही नहीं। An application is prescribed format. In prescribed format must be submitted to the ROC. ROC मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो आपको एक एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में जैसा चाहिए वैसा आपको आरओसी के पास सबमिट करना पड़ेगा। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कौन है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी गवर्नमेंट का वो ऑफिसर है जो कंपनी को क्या करता है? रजिस्टर करता है, ठीक है। नेसेसरी रजिस्ट्रेशन फीस आर पेड बाय द प्रमोटर। प्रमोटर्स जो हैं वो जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट रहेगा रजिस्ट्रेशन करने का वो फीस पे करेंगे। अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या उसे हम कहेंगे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इज इशू टू द कंपनी आफ्टर रजिस्ट्रेशन। फिर आरओसी जो है वो क्या करेगा? एक सर्टिफिकेट बनाएगा विच इज नोन एज इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और ये कंपनी को दे दिया जाएगा। अब जैसे न्यू बॉर्न बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है ना, उसी तरीके से कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है इसी को हम कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट समझेंगे। क्या समझेंगे? बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी। अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन इमीडिएटली स्टार्ट द बिजनेस आफ्टर गेटिंग इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। तो जैसे ही इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल गया, प्राइवेट कंपनी चाहे तो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है। बट जब हम पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो उसको एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट और चाहिए होता है, एंड दैट इज नोन एज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। गेटिंग इट? तो हमने बात की कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी, तो वो इमीडिएटली स्टार्ट कर सकती है बिजनेस जैसे ही उसको क्या मिल गया? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। लेकिन अगर वो एक पब्लिक कंपनी है तो उसको और क्या लेना पड़ेगा? उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना पड़ेगा, जिसको हम ट्रेडिंग सर्टिफिकेट के नाम से भी जानते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। गेटिंग इट? तो यहाँ पर प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का थोड़ा सा डिफरेंस भी हमें बताया गया है। नेक्स्ट इज रजिस्टर्ड ऑफिस। विच ऑफिस? रजिस्टर्ड ऑफिस। तो रजिस्टर्ड ऑफिस जो है रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब ऐसा ऑफिस एड्रेस जहां पर सारे करस्पॉन्डेंस और कम्युनिकेशन दिया जाना चाहिए। द एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो एक बेसिक डॉक्यूमेंट, फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, प्राइमरी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है जिसके अंदर वेरियस क्लॉजेज होते हैं, और उस क्लॉज में एक क्लॉज होता है एड्रेस क्लॉज। एड्रेस क्लॉज में आपको कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का क्या एड्रेस है वो बताना पड़ता है। All the important document of the companies are kept in the register office। कंपनी की जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जैसे कंपनी का पैन कार्ड, टेन नंबर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और भी जितने भी डॉक्यूमेंट है सब रजिस्टर्ड ऑफिस में रखे जाएंगे। फॉर एग्जांपल रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर, एनुअल रिपोर्ट्स, मिनट्स बुक, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स एटसेट्रा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो कंपनी से रिलेटेड है कहां रखे जाएंगे? रजिस्टर्ड ऑफिस में रखे जाएंगे। पॉइंट नंबर 4 इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, व्हाट डज इट मीन? पहली बात तो कंपनी कोई नेचुरल पर्सन नहीं है। कंपनी के हाथ, पैर, आंख, नाक, मुंह ये सब नहीं है। फिर भी कंपनी अपने नाम पर असेट परचेस कर सकती है, लोन ले सकती है, पब्लिक से बोरो कर सकती है, कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट कर सकती है विद द हेल्प ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो इसका काम करने वाले, इसके एक्टिविटीज करने वाले कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो इसको कानून की नजर में, क्योंकि एक रजिस्टर्ड पर्सन है, कानून की नजर में इसको पर्सन का दर्जा दिया गया है, आर्टिफिशियल पर्सन।
अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ ने क्रिएट किया. इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टीज. थर्ड पार्टी मतलब दूसरे लोगों के साथ में ये कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हो सकती है. आफ्टर रजिस्ट्रेशन, फॉर एग्जांपल, इट कैन बाय और सेल एसेट, बोरो मनी, ओपन एन अकाउंट विद द बैंक एटसेट्रा. तो जैसे हम और आप असेट परचेस कर सकते हैं, किसी से लोन ले सकते हैं, बैंक में जाकर के अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ये सारे काम कंपनी भी कर सकती है विद द हेल्प ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. देयरफॉर ओनली लॉ कैन क्रिएट जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड ओनली लॉ कैन वाइंड इट अप. तो सिर्फ लॉ, जो कानून है, कानून ही कंपनी को स्टार्ट कर सकता है और कानून ही कंपनी को बंद कर सकता है, अदरवाइज कंपनी बंद होगी नहीं. पॉइंट नंबर 5, सेपरेट लीगल स्टेटस. क्या इसको सेपरेट लीगल स्टेटस मिला है? यस, सेपरेट लीगल स्टेटस इसको मिला है. शेयर होल्डर का डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी इसको अफेक्ट नहीं करता. इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर. देयर इज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर. मेंबर से हट करके ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है. पॉइंट नंबर 6, कॉमन सील. नाउ व्हाट इज कॉमन सील? जैसे जैसे हम और आप किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करते हैं तो वो ऑथेंटिक होता है, उसी तरीके से कंपनी का अपना एक सील होता है, एक स्टैंप होता है, जिसे कहा जाता है कॉमन सील. और ये कॉमन सील पुट करने का अधिकार किसके पास होता है? डायरेक्टर्स के पास. अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. इट डज नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस लाइक ह्यूमन बीइंग. तो पर्सन तो है, बट कैसा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन. ह्यूमन बीइंग के जैसा इसके पास हाथ पैर नहीं है. Therefore, it is necessary to make provision for the signature of the company. इसके लिए कंपनी खुद साइन नहीं कर सकती, अलग से कॉमन सील बनाना पड़ता है ताकि वो साइन उसका शो कर सके. एवरी जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज अ कॉमन सील. हर एक कंपनी का अपना क्या होता है? कॉमन सील होता है. इट्स लाइक सिग्नेचर ऑफ द कंपनी. इट इज यूज्ड एज अ सिग्नेचर ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी. अ सील हैज नेम ऑफ द कंपनी एंग्रेव्ड ऑन इट. एक जो सील होता है उसके ऊपर कंपनी का नाम छपा होता है. इट इज कंसिडर्ड एज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी. और कॉमन सील कंपनी की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि वही सिग्नेचर है. वो क्या है? कंपनी का सिग्नेचर. देयरफॉर अ सील इज केप्ट इन द कस्टडी ऑफ कंपनी. सील जो है कंपनी के कस्टडी में रखा जाता है, सेफ बॉक्स में रखा जाता है. और रखता कौन है? सेक्रेटरी. ठीक है ना. अ सील इज अफिक्स्ड ऑन ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. सील जो है जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे, जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होंगे, उसके ऊपर उसको पुट किया जाता है ऑफ द कंपनी. बट द डॉक्यूमेंट मस्ट बी साइंड बाय द कंपनी सेक्रेटरी एंड बाय मिनिमम 2 डायरेक्टर. तो डॉक्यूमेंट किसने साइन करना चाहिए? कम से कम एक कंपनी सेक्रेटरी और 2 मिनिमम डायरेक्टर ने उसको साइन करना चाहिए. पॉइंट नंबर 7 इज लिमिटेड लाइबिलिटी. लिमिटेड लाइबिलिटी. अब तक हमने देखा सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म. इसमें जो ओनर्स की लाइबिलिटी थी वो कैसी थी? अनलिमिटेड. अनलिमिटेड का मतलब इन द केस बिजनेस फेल्स टू पे लाइबिलिटी, देन पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर इज अटैच्ड. है ना, हम पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच कर लेते थे, बट यहां पर क्या है? यहां पर ओनर कौन है? शेयर होल्डर. और शेयर होल्डर ने जितना पैसा बिजनेस में लगाया है उतने के लिए ही वो लायबल है. उसके अलावा घर से उनको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है. अगर ह्यूज लायबिलिटी भी आ गई तो यहां पर शेयर होल्डर से एक्स्ट्रा अमाउंट डिमांड नहीं किया जाएगा. The liability of the shareholder is limited up to the extent of unpaid face value of the share held by them. तो जितना उनका अनपेड अमाउंट है उतने के लिए ही उनकी लायबिलिटी है. अनपेड अमाउंट का मतलब क्या हो गया? फॉर से एग्जांपल,
एक शेयर अगर 100 रुपीज का है, शेयर का प्राइस क्या है 100 रुपीज, और अभी तक आपने 70 रुपीज पे किया है, दैट मीन्स 30 रुपीज पे करना बाकी है, तो इस 30 रुपीज को हम क्या बोलेंगे, अनपेड वैल्यू। क्या बोलेंगे, अनपेड वैल्यू। तो ये 30 रुपीज एक्स्ट्रा ही आपसे मांगा जा सकता है, उसके अलावा आपका पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच नहीं किया जा सकता एज अ शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर की लायबिलिटी क्या हो गई, लिमिटेड इन नेचर। Therefore, private property of the shareholder is not used for the payment of company's liability. कंपनी की लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जा सकता नहीं है। नंबर 8, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफरेबिलिटी मतलब क्या हम अपने शेयर किसी और को बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी, इक्विटी शेयर को आप फ्रीली ट्रांसफरेबल कर सकते हो, मतलब आप उसको सेल कर सकते हो। द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल शेयर्स। टू बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी इट इज कंपल्सरी टू परचेज अ शेयर। अगर आपको मेंबर बनना है तो ये कंपल्सरी कि आपको शेयर परचेज करना पड़ेगा। द शेयर ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर होते हैं वो इजीली आप ट्रांसफर कर सकते हो, फ्रीली आप ट्रांसफर कर सकते हो। इट मींस अ शेयर होल्डर कैन बाय और सेल शेयर विदाउट परमिशन ऑफ द कंपनी। कंपनी का बिना परमिशन लिए शेयर होल्डर शेयर को खरीद सकता है और बेच सकता है। द शेयर ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। हाँ, यहां पर एक प्राइवेट कंपनी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन आ जाता है कि उनका ट्रांसफर रेस्ट्रिक्टेड होता है, मतलब फ्रीली ट्रांसफरेबल होता नहीं है। प्राइवेट कंपनी में अगर आपको शेयर बेचना है तो आपको बाकी जो मेंबर्स हैं उनका परमिशन का जरूरत पड़ेगा। तो यहां पर इस पॉइंट से हमको समझ में क्या आया कि शेयर्स ऑफ द पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल एंड शेयर ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। पॉइंट नंबर 9, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ये तो अभी अभी हमने डिस्कस जो किया था इन आवर नोट्स, है ना। यहां पर आप देख रहे हैं कि जो ओनरशिप है वो किसके हाथ में है, शेयर होल्डर के हाथ में। ओनरशिप किसके हाथ में है, इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, क्योंकि पैसा वो लोग दे रहे हैं, ठीक है। और जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट किसके हाथ में है, मैनेजमेंट इज इन द हैंड्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो यहां पर सेपरेशन हो गया, जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में नहीं था, जो पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं था, यहां पर सेपरेशन हो गया। ओनरशिप अलग है, मैनेजमेंट अलग है। शेयर होल्डर आर द ओनर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू लुक आफ्टर डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी। वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, चुनाव करते हैं, ताकि बिजनेस को ठीक ढंग से चलाया जा सके। दिस रिप्रेजेंटेटिव आर कॉल्ड एज डायरेक्टर्स। इनको क्या बोला जाता है, डायरेक्टर्स। द डायरेक्टर्स अपॉइंट प्रोफेशनल मैनेजर एंड अदर एम्प्लॉइज फॉर द डे टू डे वर्किंग ऑफ द कंपनी। तो ये डायरेक्टर क्या करते हैं, ये प्रोफेशनल मैनेजर को और एम्प्लॉय को अपॉइंट करते हैं ताकि कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज अच्छे से चल पाए। These employees work on the salary basis, और ये एम्प्लॉय सैलरी बेसिस पे काम करते हैं। Therefore, the ownership of joint stock company is with the shareholder and management is in the hands of director. ठीक है। So there is a separation of ownership and management. Management और ownership में क्या है, separation. Point number 10, perpetual succession. Perpetual succession आप इसको लिख सकते हैं लॉन्ग लाइफ। लॉन्ग लाइफ मतलब कंपनी को हमने देखा कि कंपनी को क्रिएट करना है तो कौन क्रिएट कर सकता है, लॉ। तो कंपनी को अगर वाइंड अप करना है, कंपनी को अगर बंद करना है तो भी कौन कर सकता है, लॉ। हमारे आपके हाथ में कंपनी को स्टार्ट करना और बंद करना नहीं है। तो जब लॉ परमिट करेगा तभी कंपनी का जन्म होता है, और जब लॉ बोलेगा तभी कंपनी की डेथ होती है। तो इसमें से कोई भी शेयर होल्डर का अगर डेथ हो जाता है, वो इंसैन हो जाता है, पागल हो जाता है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो कंपनी को कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्यों, कंपनी को क्या मिला है, परपेचुअल सक्सेशन।
इट हैज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। कंपनी का क्या होता है, अपना मेंबर से, शेयर होल्डर से एक अलग एग्जिस्टेंस होता है, उसकी एक अलग पहचान होती है। इट्स एग्जिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स मेंबर, उसका जो एग्जिस्टेंस है वो उसके मेंबर पे डिपेंड होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी है, हमने कंपनी लिया सपोज नेस्ले, नेस्ले करके कंपनी है जो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, जैसे मिल्क पाउडर हो गया व्हाइटनर, या नेस्कैफे हो गया, है ना, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट जो है जो नेस्ले बनाती है। अभी नेस्ले के प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आप किस पे केस करोगे, आप नेस्ले कंपनी पे केस करोगे कि उसके मेंबर्स पे केस करोगे? किस पे केस करेंगे, हम नेस्ले कंपनी पे केस करेंगे, ना कि उसके शेयर होल्डर मेंबर पे, इजंट इट? तो यहां पर जो कंपनी होती है वो अपने शेयर होल्डर से अलग होती है, सेपरेट होती है। So it has a separate legal existence. Its existence does not depend upon its member. इसकी जो पहचान है, इसकी जो स्थापना है, इसके मेंबर्स पे डिपेंड नहीं करती। द डेथ, रिटायरमेंट, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी मेंबर, किसी भी मेंबर की मृत्यु, उसका रिटायरमेंट, अगर वो पागल हो जाए या वो बैंकरप्ट हो जाए, दिवालिया घोषित हो जाए, है ना, या ऐसा कोई एम्प्लॉय के साथ हो जाए, तो कंपनी के एग्जिस्टेंस को प्रॉब्लम नहीं आता, कंपनी बरकरार रहेगी, कंपनी चलती रहेगी। सो जॉइंट स्टॉक कंपनी एंजॉयज परपेचुअल सक्सेशन। तो परपेचुअल सक्सेशन आपको क्या समझना है, लॉन्ग लाइफ। परपेचुअल सक्सेशन मींस व्हाट, लॉन्ग लाइफ। मेंबरशिप in public limited company, minimum number of members are 7। ठीक है, तो हम यहां पर इसको इस तरीके से देख सकते हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम। हम किसकी बात कर रहे हैं, मेंबरशिप की बात कर रहे हैं। तो इन पब्लिक कंपनी एंड इन प्राइवेट कंपनी, तो ऐसा एक मैट्रिक्स मैं फॉर्म कर रहा हूं। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए, 7। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने होने चाहिए, 2। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 200। और पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, इनफिनाइट, मतलब n नंबर ऑफ मेंबर्स यू कैन कीप। ठीक है, तो देर इज नो लिमिट, देर इज नो लिमिट। तो ये पर्टिकुलर चार्ट आप लोग भी ड्रॉ कर लेंगे, तो इससे क्विकली हमको पता चल जाता है कि यहां पर पब्लिक कंपनी होगी तो मिनिमम कितना चाहिए, 7, और मैक्सिमम अनलिमिटेड। और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए, 2, और मैक्सिमम 200। 200 से ज्यादा आप मेंबर्स नहीं क्रिएट कर सकते। इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर 7, देयर इज नो लिमिट ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर। ठीक है, तो यहां पर हमने किसकी बात की, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की अगर हम बात करें तो मिनिमम कितना है, मिनिमम इज 2 एंड मैक्सिमम इज 200 as per Companies Act 2013। Every shareholder is a co-owner of joint stock company। हर एक शेयर होल्डर कंपनी का क्या है, को ओनर है ना, डायरेक्ट ओनर नहीं बोला, क्या बोला, को ओनर। ठीक है ना, मतलब मिलकर ओनर है। नाउ व्हाट आर द एडवांटेज और मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी? आपको एडवांटेज पूछा जाए या मेरिट्स पूछा जाए, आपको सेम आंसर यहां पर मेंशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहला है लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो इन डेप्थ में अभी रीड नहीं करूंगा, लार्ज अमाउंट मतलब अभी इतने सारे शेयर होल्डर आप जमा कर सकते हो, तो आपके पास जो अमाउंट ऑफ कैपिटल है वो लार्ज ही होगा। सो अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इश्यूज शेयर टू द पब्लिक, द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज कंपैरेटिवली लो। मतलब एक शेयर 10 रुपए का मिल रहा है, 20 रुपए का मिल रहा है, 100 रुपए का मिल रहा है, जो कि बहुत कम अमाउंट है, हर एक पर्सन ये शेयर परचेस कर सकता है। सो इट कैन कलेक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, तो वो चाहे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल जनरल पब्लिक से खरीद सकता है। इट कैन ऑल्सो एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड इशू डिबेंचर टू रेज फंड।
तो उसको चाहिए तो वो डिपॉजिट भी ले सकता है पब्लिक से, और डिबेंचर इश्यू करके पब्लिक से लोन भी ले सकता है। ठीक है। नंबर 2, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अभी इतना सारा अथाह पैसा है कंपनी के पास, तो वो चाहे प्रोफेशनल मैनेजमेंट को अपॉइंट कर सकता है कि नहीं? जो हाईली क्वालिफाइड है, हाईली एक्सपीरियंस्ड है, ऐसे लोगों को अपने पास एज अ एम्प्लॉय वो रख सकता है, तो उसके पास प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज इन द हैंड्स ऑफ डायरेक्टर्स, दे आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर। उन डायरेक्टर्स को किसने इलेक्ट किया है? शेयर होल्डर्स ने इलेक्ट किया है। ड्यू टू लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेस अ कंपनी कैन अपॉइंट हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल। तो हाई अमाउंट, ह्यूज अमाउंट होने की वजह से उसको जो क्वालिफिकेशन के डायरेक्टर्स चाहिए वो अपॉइंट कर सकता है बाय पेइंग अट्रैक्टिव सैलरी। सो द नॉलेज ऑफ एक्सपर्ट्स इज यूज्ड फॉर डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो ये जो एक्सपर्ट्स हैं, इनका नॉलेज कंपनी को आगे बढ़ाता है। मोर स्कोप फॉर एक्सपांशन, एक्सपांशन का काफी स्कोप है इसके अंदर। एक्सपांशन के लिए प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता था? पहले हम देखते थे सोल ट्रेडिंग कंसर्न में, पार्टनरशिप फॉर्म में, एक्सपांशन में प्रॉब्लम कहां होता था? लो कैपिटल, लो मैनेजरल स्किल, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, जो कि यहां पर कुछ नहीं है। यहां पर ह्यूज कैपिटल है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, तो इसको एक्सपांशन का बेटर अपॉर्चुनिटी मिलता है। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी कलेक्ट्स लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, अट्रैक्टिव सैलरीज आर पेड टू द प्रोफेशनल मैनेजर, प्रॉपर अथॉरिटीज आर गिवन टू टेक बिजनेस डिसीजन। तो जो प्रॉपर अथॉरिटी है वो बिजनेस के डिसीजन लेती है। शेयर होल्डर्स आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग हाईएस्ट रेट ऑफ डिविडेंड। शेयर होल्डर को क्या चाहिए रहता है? सिर्फ हाई अमाउंट ऑफ डिविडेंड। हमारा प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा हमको दे दो, हम खुश है, बस बात खत्म। आपको जैसे कंपनी चलाना है वैसे चलाओ। एज अ रिजल्ट कंपनी कैन अंडरटेक बिग एंड रिस्की प्रोजेक्ट। तो बड़े प्रोजेक्ट, रिस्की प्रोजेक्ट कंपनी चला सकती है। पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक का कॉन्फिडेंस होता है इसके अंदर। क्यों कॉन्फिडेंस होता है? A joint stock company enjoys public confidence. There is less interference of the government. गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत कम होता है। Every joint stock company in India is governed as per the provision, क्योंकि ये लॉ के हिसाब से चलती है, as per the act, the Companies Act 2013 के हिसाब से इसको चलना पड़ता है। As per the act, the company has to get its annual accounts audited by the practicing chartered accountant। और एक्ट बोलता है कि हर एक कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कराते रहना है एवरी ईयर विद द प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट। तो वो चार्टेड अकाउंटेंट भी हमको रिपोर्ट प्रोवाइड करता है कि ये कंपनी अच्छी है या नहीं है। पॉइंट नंबर 5, रिलीफ इन टैक्सेशन। तो कई बार क्या होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी को रिमोट एरियाज में अपना प्लांट सेटअप करने के लिए टैक्सेशन में रिलीफ मिलता है। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इट रिक्वायर्स टू पे टैक्सेस एट अ फ्लैट रेट। फ्लैट रेट मतलब इसको कोई स्लैब रेट नहीं लगता है, इसको फ्लैट बोल देते हैं। 30% पे करना है तो पे करना है, ठीक है। सर्टन एग्जम्पशंस एंड कंसेशंस आर गिवन टू द जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो कुछ एग्जम्पशंस, कुछ कंसेशंस जॉइंट स्टॉक कंपनी को मिलते हैं। मतलब ऐसे कुछ जगह होते हैं जहां पर कंपनी को टैक्स लगाया नहीं जाता। विच ओपन्स ब्रांचेस इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन। तो जो रिमोट एरिया में, इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में अगर आप अपने ब्रांचेस डालते हो तो आपको 5 साल तक का टैक्स हॉलीडे मिल सकता है। टैक्स हॉलीडे मतलब 5 साल आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे कुछ रिलीफ भी मिलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी को। अभी इतना सारा पैसा है, मैनेजरियल स्किल है, तो कंपनी को क्या मिलता है? एक्सपर्ट सर्विस। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन अपॉइंट एक्सपर्ट फॉर मैनेजिंग बिजनेस। बिजनेस को मैनेज करने के लिए वो एक्सपर्ट्स को अपॉइंट कर सकते हैं, लाइक लीगल एडवाइजर, मैनेजमेंट एक्सपर्ट, ऑडिटर, कंसल्टेंट। तो इनको अपॉइंट करती है जॉइंट स्टॉक कंपनी। परपेचुअल सक्सेशन, अभी अभी हमने बात की लॉन्ग लाइफ की। तो कंपनी की कैसी लाइफ होती है? लॉन्ग लाइफ होती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी एंजॉयज कंटिन्यूअस एंड स्टेबल लाइफ। The death, retirement, insolvency and insanity of its member does not result into dissolution of the company। इसकी वजह से, इन कारणों की वजह से कंपनी बंद नहीं हो सकती। लिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी जो शेयर होल्डर की है वो कैसी है? लिमिटेड है, अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ दिस शेयर। उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी कभी भी रिस्क में नहीं आएगी। गेटिंग इट एवरीवन? तो ये 8 पॉइंट मेरिट से रिलेटेड थे, मतलब एडवांटेजेस से रिलेटेड है। जो फेवरेबल पॉइंट है वो हमने देखे। ऐसे ही कुछ डीमेरिट्स हमारे पास
पॉइंट नंबर पेज नंबर 79 पे हैं, लगभग 6 पॉइंट्स वी हैव इन डीमेरिट्स. So we have covered with merits and features of joint stock company. Done for the day. Rest of the thing we will take in the next lecture, that is demerits of joint stock company. So तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा.